जिस तरह से आज फौजी अफसरान को फिर से तहवीन में ले लिया फ़ौज ने, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये दायरा कार जो तफ्तीश का अब शुरू हुआ है ये फ़ौज तक महदूद नहीं रहेगा। इसकी बहुत सारी तफसीलात कुछ सामने आ गई हैं, कुछ और सामने आएंगी, हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि फ़ौज के बारे में ये कहा जाता था कि ये दूसरों के एहतसाब की तो बात करते हैं, अपने अंदर के एहतसाब की बात नहीं करते। ये एक तवील अरसे से एक बयानिया था जो सियासतदान वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते थे। मेरे ख्याल से उसका जवाब देने के लिए फिर फ़ौज ने हतमी तौर पे ये फ़ैसला किया कि अच्छा जनाब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो फिर ये रुकेगा नहीं। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले सबसे टॉप रैंकिंग अफसर पर हाथ डाला। लेकिन ये बात इस हवाले से ठीक नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद पहले सीनियर अफसर नहीं, इससे पहले भी हिसाब हो चुके हैं। इससे पहले हमने नाम लेके बताया था किस किस का हुआ था, हत्ता कि कोर कमांडर्स तक महफूज नहीं रहे इससे। लाहौर के कोर कमांडर का भी कोर्ट मार्शल हुआ है, हाँ जी। उनको भी उहदे से हटा दिया गया वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसलिए आप इसको ये कह सकते हैं कि चूँकि एक पूरी रिजीम चेंज में उनका बहुत बड़ा किरदार था, इसलिए बात उनसे अब शुरू हुई है नए तरीके से, नए अंदाज से। और जिस शिद्दत से शुरू हुई है तो लगता ये है कि इसमें वो जिनको हम पर्दा नशीं कहा करते थे वो अब नाम आने शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, आपने भी माजी की बात की। माजी में यकीनन बहुत सारे फ़ौजी अफसरान के कोर्ट मार्शल हुए हैं। हमने देखा है जिस तेज़ी से फ़ौज एहतसाब कर रही है अपने इदारे का, 2 दिन पहले फैज़ हमीद का और आज 3 अफसरान को तहवील में लेना, फ़ौज भी कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन अपना दे रही है कि हम अपने अफसरान का अगर एहतसाब कर सकते हैं। तो अभी आप बात कर रहे थे कि अभी और भी बड़े बड़े नाम आने बाकी हैं। तो बुखारी साहब, किसका लगता है कि अभी मज़ीद फ़ौजी अफसरान के नाम आएंगे या बाकी इदारों से भी नाम आ सकते हैं? किया देता हूँ आपको। एक तो ये कि वो जो 3 फौजी अफसरों की बात अब हाँ जी शुरू हुई है, यानी जिनको मजीद गिरफ्त में लिया गया है, उनके नाम है ब्रिगेडियर गफ़ार, ब्रिगेडियर नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम। हाँ जी। ये 3 नाम हमने परसों भी, अगर आपको याद हो, और कल भी इनका तज़किरा किया था कि ये वो जो सिटी टॉप सिटी का जो मालिक था उसके घर जो छापा डाला गया था जिसमें 40 तोले सोना, 4 करोड़ कैश वगैरह वगैरह की बात हुई थी, ये तीनों के नाम उस हवाले से आए थे पहले। ठीक है। अब जो असल बात हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे वो ये है कि जब बात इस शिद्दत और इस तेज़ी से चल निकली है तो ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। इसमें बहुत सारे और शोबों के लोग भी पकड़े जाएंगे, यानी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ कि इसमें जजेस आएंगे, इसमें जर्नलिस्ट आएंगे, इसमें पुलिस के लोग आएंगे, इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग आएंगे, और अगर ज़रूरत पेश आई या ऐसा पता चला कि कुछ सियासतदानों ने भी इसके अंदर हाथ धोए हैं तो वो भी गिरफ्त से नहीं बचेंगे। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। रवाज अच्छा है, ये इसलिए रवाज अच्छा है कि दुनिया में हमारी रेटिंग के एतबार से अगर आप देखें प्रोविजन ऑफ जस्टिस के तौर पर या एहतसाब के तौर पर, तो हम ज़मीन बोस हैं, 130वें नंबर पर है। बिल्कुल। अगर इस तरह की रवायत पड़ेगी, इस तरह का एहतसाब वाक़यातन होगा तो हमारी रेटिंग भी ऊपर आएगी, दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशन में हमारा वक़ार बुलंद होगा। ये IMF वगैरह के साथ जो हमें दिक्कत पेश आती है, ये बहुत से ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके उस वक्त जवाब नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये एहतसाब की बात और स्क्रूटनी की बात, ये हर लोन देने वाली एजेंसी आपसे पूछती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये अमल जारी रहता है तो इससे फ़ौज की नेक नामी तो होगी ही, लेकिन हमारे बारे में जो एक तासुर कायम करने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनली, उसके आगे भी बंद बांधा जाएगा। एक बात जी आ जाएंगे जनाब, अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि फैज़ हमीद साहब के बारे में बहुत तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है। किसी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट इमरान के चूँकि ऑथर थे लिहाजा इन्होंने ये सारी गड़बड़ की है। अच्छा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं जनाब, उनके तो ज़ाती मुफादात भी बहुत थे, टॉप सिटी वाला हवाला जो है। हाँ जी, 6 साल से तो ये 2 तरफ से गिरफ्त में है। एक उनके ऊपर चार्ज ये है कि उन्होंने फ्रॉड किया, दूसरा उनके ऊपर चार्ज ये है कि उन्होंने आर्मी एक्ट की शदीद वायोलेशंस की। अब ये 2 तरफ से मलबा अगर किसी भी एक फौजी अफसर पर डलेगा तो आप उसकी यानी उसके शदीद होने की या उसके डेवस्टेटिंग होने की के लेवल का अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, एक छोटी सी चीज़, क्या सियासी हुक्मरान इनको इस्तेमाल करते रहे हैं फैज़ साहब को, या फैज़ साहब इस्तेमाल करते रहे हैं सियासी हुक्मरानों को अपने मुफाद के लिए? ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन इसकी भी मुझे लगता है कि वजाहत होती जाएगी। मिसाल के तौर पर
ये एक तासुर था कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों ने मिलके ये सब कुछ किया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये तासुर। पीटीआई का अभी भी यही बयानिया है कि जनाब आपने इनको तो पकड़ लिया, ओके, जो भी इन्होंने किया उसका हिसाब जरूर लें, लेकिन जनरल बाजवा को भी पूछें। ये बात हो रही है ना, बिल्कुल हो रही तमाम हल्कों में हो रही है। जनरल बाजवा का डिफेंस तो आज हमारे एक मोहतरम दोस्त हैं हमारे मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, हाँ जी। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, उन्होंने तासुर देने की कोशिश की, ਉਹਦਾ तो कोई कसूर नहीं सी। ये तासुर सही है या गलत है उसका तो फैसला अब हो जाना है, क्योंकि जिसने कुछ किया है उसकी गर्दन तक हाथ जाना है। जनरल फैज की गर्दन तक जा, जनरल फैज का तो चलो गिरफ्तार कर लिया, बाजवा साहब की अगर गर्दन तक जा मैंने फिर कहा प्रोवाइडेड, प्रोविजन ये है कि अगर उनका कोई रोल है तो वो नहीं बचेंगे। ये कंट्रोवर्सी अब मुस्लिम लीग नून के 2 स्टॉलवर्ड्स में शुरू हो गई है। बिल्कुल। एक मलिक अहमद खान, मोहम्मद अहमद खान साहब जिसका मैंने कहा, और वज़ीर जो जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी और नए इलेक्शन की बात हो रही थी, तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल लीडरशिप को जो बैलेंस बना था उसमें कलीदी किरदार है मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का। ही वॉज ए गो बिटवीन इज़ ए बैड वर्ड, लेकिन जो बीच में शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे उसका नाम मोहम्मद अहमद खान है। सो जो भी वो कहें उसको वजन देना चाहिए, इसलिए कि ही वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल दोज बैकडोर मूवमेंट्स जो भी हो रही थी। अच्छा बुखारी साहब, मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे जनरल बाजवा, तो क्या लगता है जब मियां नवाज शरीफ ने जाना था बैरून मुल्क, तो क्या एज अ ब्रिज काम किए मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दोनों के दरमियान, ताकि देखिए जो नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की बात है ना, उसका ताल्लुक मेरा ख्याल है ना तो फौज से था बराह रास्त, और ना ही उसमें कोई रोल मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का है। ठीक है, दिस वॉज बिटवीन नवाज शरीफ, आई मीन ही हिज पार्टी एंड द गवर्नमेंट। अगर आपको मैं याद दहानी कराऊं तो जब ये कहा गया कि उनके प्लेटलेट इस लेवल तक गिर गए हैं कि किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता उनकी मौत हो सकती है, हाँ जी, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, हम इनको टेस्ट नहीं करते, जो उनके टेस्ट हुए हैं हम ये टेस्ट दोबारा कराएंगे। अच्छा बुखारी साहब, पहले खान साहब बड़े रिजिड थे इस मामले में कि हम कोई डील नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे नवाज शरीफ को। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ, मैं अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, जी जी जी, तो उन्होंने अपने बहुत ही रिलायबल साथी यानी जो चीफ एग्जेक्टिव हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, ठीक है, फैसल सुल्तान साहब, उनको कहा कि ये सारे टेस्ट जो हैं आप इनको वेरीफाई भी कराएं और जहाँ रीटेस्ट कराने की ज़रूरत है वो भी कराएं। अच्छा, फिर वो रीटेस्ट हुए थे। फिर मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त के वाली रियासत मदीना ने ये कहा कि ये हालत इनकी वाक़तन ख़राब है और मुझे तो इन पर तरस आ रहा है, और मुझे तरस भी इसलिए आया है कि शीरी मज़ारी रो पड़ी कैबिनेट मीटिंग में कि हाय अल्लाह इतना बुरा हाल है उनका। तो अब ये मलबा फ़ौज पे डालने की बजाय मेरे ख्याल से इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हुकूमत ये कहे कि जी हमने फ़ैसला किया था उनको बाहर भेजने का, इसलिए कि जो उस वक्त की यानी वज़ीर सेहत थी पंजाब की, वो बाकायदा अपने दफ्तर में बैठ के 4-4 घंटे के बाद नवाज शरीफ की सेहत का बुलेटिन जारी करती थी। हाँ जी, तो इतना क्लोजली हुकूमत मॉनिटर कर रही थी, तो उस वक्त तो किसी फौजी का नाम सामने नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये मलबा शिफ्ट करने की बजाय मॉरल करेज होनी चाहिए कि आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी कबूल करें। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि फैज़ हमीद के हवाले से और भी बहुत सारी गुफ्तगू हुई है, बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन एक जो अहम बात है वो ये है कि इसके फ़ौरन ही बाद यानी 14 अगस्त की उस तकरीब के बाद फिर एक तकरीब हुई इस्लामाबाद में रावलपिंडी में बल्कि, जिसमें तमाम साबका फ़ौजी क़यादत जो है वो उसको इनवाइट किया गया, जिन्होंने मुलाकात की जनरल आसिम से। जनरल आसिम ने उनको ब्रीफ़ किया कि क्या हो रहा है, क्यों ये डेवलपमेंट हुई है, क्यों एक साबिक जनरल पकड़ा गया है। तमाम जो लीडरशिप थी जिसमें जनरल राहील, जनरल परवेज़ इशफाक कियानी मौजूद थे, उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया जनरल आसिम के ऊपर कि जो हो रहा है दैट इज़ विद इन द नॉर्म्स, कोई विच हंट नहीं है, कोई पुरानी दुश्मनी जो है उसका बदला नहीं लिया जा रहा, बल्कि मेरिट्स पर गुफ्तगू हो रही है। ये तासुर उस तकरीब की अगर आप फुटेज देखें, जिस वार्मथ के साथ सारे साबका फौजी जर्नल जो हैं वो मिल रहे हैं उनसे, तो आपको पता चलता है कि ये इसलिए ज़रूरी था कि जब आप इतना बड़ा एक्शन लेते हैं तो आपको एक मैसेज देना होता है डाउन द लाइन कि उसके मकासद क्या हैं, उसकी कंपल्शंस क्या हैं। तो इस एतबार से मैं जनरल आसिम को ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा
कि उन्होंने आइसोलेशन में कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने सिटिंग लीडरशिप को भी फौजी को अपने एतमाद में लिया है और उन्होंने साबका फौजी लीडरशिप जो है उनको भी एतमाद में लिया है। तो मेरे ख्याल से ऑल सेड एंड डन जो बात कही जानी चाहिए वो ये है कि अगर तो एहतसाब मेरिट्स पर हो रहा है, जो मैं और आप बहस कर रहे थे जब हमारी प्रोग्राम की मीटिंग हो रही थी, कि अगर मेरिट से डिपार्चर नहीं है, अगर किसी ने अगर जुर्म किया है तो सिर्फ उसकी पकड़ हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। दिस इज ए गुड बिगिनिंग, दिस इज ए गुड स्टार्ट एंड इट शुड रीच इट्स लॉजिकल एंड। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, अभी हम बात कर रहे थे अभी ख्वाजा आसिफ की भी और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान की भी। ये जो सियासी हलचल पैदा हो गई है, अब इसमें वो कुछ और बयान दे रहे हैं, वो कुछ और बात कर रहे हैं। जनरल बाजवा की वो अलग बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। अब इन दोनों में ये जो गुफ्तगू अलग अलग नैरेटिव सामने आ रहे हैं, इस पे आप देखिए, मेरे ख्याल से इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं अपने नाज़रीन के लिए, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लेक्स बात उनको समझाने में ज़रा दिक्कत लगेगी, जो वक्त होगा, वक्त हमारे पास नहीं है। देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट इमरान का ताल्लुक है, जो 2014 के धरने से शुरू हुआ, 2018 में इलेक्शन के ज़रिए धांधली करके इलेक्शन के RTS बिठा के उनको ईवान इक़्तिदार तक पहुँचाया गया। इसमें तो जनरल हमीद और जनरल बाजवा एक से शरीक। ठीक है, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि जनरल बाजवा का कोई कसूर नहीं था, ना ही ये मैं कह रहा हूँ, ना ही किसी को कहना चाहिए। एक छोटी सी चीज़, हुकूमती फैसले जो उस टाइम पे होते थे वो भी जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के मुशावरत से होते थे। देखिए, गुजारिश ये है कि प्रोजेक्ट इमरान को अगर हम उस प्रोजेक्ट के तौर पे देखें तो सभी ऑन बोर्ड थे। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से उस वक्त की हुकूमत की छुट्टी कराई गई, अब आप मुझे फोर्स कर रही हैं कि मैं वापस जाऊं पनामा पे। मैं बस ये कह रही हूँ कि वो फैसले हुकूमत अपने बिहाफ पे हुकूमत करती थी या को अपहज करके इन फैसलों को इम्प्लीमेंट किया गया है। अच्छा, नवाज शरीफ फौज के हवाले से उनकी पॉलिसी, उनका बयानिया सारी दुनिया को पता है। ठीक है, लिहाजा वो फौज से किसी सूरत भी कोलैबोरेट करने के लिए तो तैयार नहीं थे। लिहाजा उसको निकालने के लिए फिर अदालत का सहारा लिया गया। अच्छा, एक पनामा का जो जिसमें नवाज शरीफ का नाम तक नहीं था, उसको बुनियाद बना के एक केस बनाया गया। केस के ऊपर एक GIT बनाई गई, GIT के ऊपर एक निगरान जज मुकर्रर किया गया और बिलाखिर उसको पनामा में कुछ नहीं मिला तो अकामा पे निकाल दिया गया। यहाँ से ये सहूलतकारी शुरू हुई थी। ठीक है, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ये लेकर आए ना, इमरान खान को लॉन्च करने वाले ये हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इमरान खान जो फैसले करते रहे उस वक्त गवर्नमेंट में, वो फैसले इन्हीं के दिए पे फैसले कर रहे थे। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम को खुद बताया, ठीक है, कि मैं तो 4 साल आराम से बैठा रहा, मुल्क तो चला रहे थे जनरल बाजवा, जनरल हमीद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो इसके बाद तो किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती। बुखारी साहब, खान साहब ने जो फैसला किया था कि ठीक है मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं, ये फैसला भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया। देखिए, क्या कोई बैकडोर डील हुई उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ? मैंने आपको ये कहा कि हमें तो खान साहब ने कहा, हम तो किसी का और का एतबार ही नहीं करते कि भाई जो हुकूमत तो ये चला रहे थे, ठीक है, तो हाउ कैन दे से कि नहीं जनाब साडा तो कोई कसूर नहीं है। ये तो खान साहब ने खुद कहा है। मुझे बल्कि इस पर हैरत थी, मैंने 2 प्रोग्राम इसके ऊपर किए थे कि 4 साल तक आप बैठ के सिर्फ तमाशा देखते रहे कि आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है। फिर आप क्रेडिट देना शुरू हो गए। आपने कहा कि बाजवा से बड़ा डेमोक्रेसी लवर मैंने देखा नहीं है। ये खान साहब से कोई, मेरी तरफ देखिए, ये खान साहब से कोई क्यों नहीं पूछता कि ये आपने बयान क्यों दिया था कि इससे बड़ा कोई डेमोक्रेसी लवर जनरल पैदा ही नहीं हुआ। आपने ये क्यों कहा था कि जनरल बाजवा जमहूरियत का बाप है। आपने ये क्यों कहा था कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो एजेंसियों के लोग मुझे MNA MPS मैनेज करके देते थे। ये मेरे बयान है। बिल्कुल, ये उनके बयान तो हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खान साहब उसका हिस्सा नहीं थे? खान साहब भी उसका उतना ही हिस्सा थे। कहने का मतलब ये है कि जो भी फैसले फौजी क़यादत ने अपने मैंडेट से हट के किए, उन सब की पकड़ होनी चाहिए। बुखारी साहब, अब फैज़ हमीद के पास कोई ऑप्शन बचता है या सजा? एक ही ऑप्शन है। क्या? वो ये कि जो इस अमल में उनका साथ था, उन एक उस बंदे को कहेंगे इसका हिसाब करें। अच्छा, और ये होगा सिर्फ फैज़ हमीद। मैंने कहा ना कि बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक। अच्छा, ठीक है, यकीन है कि आगे क्या होता है और आगे कौन से बड़े बड़े नाम आते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।